नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा को लेकर जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये आगामी वीडियो आप लोगों के लिए आज ये छठी वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि आप सभी देखे ही होंगे। देखिए दोस्तों, जिन भाई बंधुओं को बिहार एसएससी या बिहार दरोगा की एग्जाम देना है तो वो ज़रूर सीरीज को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लो लेवल की क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा नहीं, जो आप खुद से कर लेंगे। दूसरी बात, जो टॉपिक वाइज हमने करा दिया है पहले, उसकी रिपीटिशन नहीं होगी। साथ ही साथ आपके पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को जो है हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको क्या होता है, याद भी जल्दी हो जाती है, समझने में सहूलियत होती है, अधिक से अधिक प्रश्न भी कवर हो जाते हैं। तो टाइम की पूरी वैल्यू है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना, पहले प्रश्नों के साथ। अगर इस वीडियो के संबंधित जो भी पीडीएफ हैं, जो भी 40 पीडीएफ आएंगे इन सीरीज में, साथ ही साथ टॉपिक वाइज की जो पीडीएफ है, तो ये सारे पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज करना है ना, तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता से संबंधित उपबंध किए गए हैं? देखिए, जब संविधान निर्माण हुआ था तो हमारे संविधान में 395 आर्टिकल तथा 8 अनुसूची को जो है रखा गया था और 22 भाग को रखा गया था, है ना। लेकिन वर्तमान में ये 22 भाग बढ़ के हो गए हैं, 25 भागों में विभक्त हुए हैं, आंकड़े नहीं बदले हैं, वैसे ही। और ये कैसे 3 वर्ग हैं मैं आपको बता चुका हूँ। 4 से 4 का ए बना था, 9 से 9 का ए और 9 का बी बना था। 9 का बी में जो है सहकारी समिति, 9 के ए में जो है नगर पालिका और 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को रखा गया। तो ये 3 अलग भाग बन गए, क्रिएट कर लिया गया, तो 22 ही है लेकिन 25 बन गए, है ना। उसी प्रकार से 8 अनुसूची था, लेकिन अब जो है वर्तमान में 12 है। तो ये 4 कहाँ से आया, तो संवैधानिक संशोधन से आया, और आर्टिकल तो 450 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये है आज के संविधान, और ये जब संविधान निर्माण हुआ था तब का संविधान है। संविधान बन के कब तैयार हुआ था, तो आप कहोगे जी 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। एक एक बात ध्यान रखेंगे, ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, तो लाहौर अधिवेशन जो है कांग्रेस का, जो 1929 में हुआ था, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग करा था, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई वाली, अध्यक्षता वाली इस बैठक में, है ना। तो इनका डेडलाइन था, है ना, 26 जनवरी। तो इसी दिन हम 26 जनवरी को, इसी याद को तरोताजा करते हुए जो है 26 जनवरी को संविधान लागू किए थे। तो ये तो एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी हो गया आपको संविधान को लेकर। तो अनुसूची 2 में जो है इस प्रकार की आपके उपबंध देखने को मिलेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मुहैया लेना है एक ही जगह। तो आपको कहाँ पे उपबंध मिलेंगे, तो आपको अनुसूची 2 में मिलेंगे। ठीक है भैया, मुहैया कराती है जानकारी। इसके अलावा भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं वर्तमान में, तो 12। ये कैसे आया मैंने बता दिया, निर्माण के समय 8 था और आज जो है 12, 4 संवैधानिक संशोधन से ऐड किया गया है। अनुसूची 3 में क्या है, तो संसद और सांसद, जो संसद के जो सदस्य होते हैं उसे सांसद कहते हैं, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं। ठीक है, तो जो भी सांसद होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, उनके जो शपथ ग्रहण की जो प्रावधान है, इनकी व्याख्या आपको अनुसूची 3 में देखने को मिलेगी। अनुसूची 5 जो है ये क्या बताता है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों से प्रशासन और नियंत्रण के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराएगा अनुसूची 5। अनुसूची 4 बीच में छूट गया है, ये जो है राज्यसभा से संबंधित है। इसके अलावा अनुसूची 6 जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन है, इनके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराता है। अनुसूची 7 जो है इसमें क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों को जो है आपको देखने को मिलेगा। कहां पे, अनुसूची 7 में संघ, राज्य और संवर्ती। अनुसूची 8 में क्या मिलेगा आपको, भाषा मिलेगा, जो वर्तमान में कितने हैं, 22 है, और जब संविधान निर्माण हुआ था तब 14 था। ये 8 भाषा कहां से आया है, मैंने आपको बता दिया है। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, नमक को जोड़ा गया था, और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से 8 भाषा और ऐड कर लीजिएगा तो 24, 8, 22
डैश हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम है। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 क्या है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और अनुसूची 12 क्या है, नगर निगम से संबंधित है। तो आपने यहाँ से 3 से 4 मिनट में संविधान के सभी अनुसूची और उसमें उपस्थित मदों को जो है जान लिया है, वो भी संविधान के निर्माण से के लेकर, है ना, आज तक के लेटेस्ट संविधान के रूप में भी, है ना। तो यही फायदा होगी दोस्त तो मेरे इस क्लास में, तो आप जो है बने रहें अंत तक। इसके अलावा ईगो मार्क किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, देखिए एगो तो ईगो मार्क होता है, एक होता है एग मार्क, है ना। तो ईगो मार्क जो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा प्रदान करा जाता है। ये डिसाइड करता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है ये पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं, पर्यावरण को क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इससे पर्यावरण को कोई हानि तो नहीं है, अगर नहीं तो ये जो है आपको ईगो मार्क लेवल देता है। ईगो मार्क पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को वर्ष 1991 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी ईगो मार्क इको मार्क की बात हो रही है, ठीक है। इको मतलब होता है ना इकोसिस्टम, आपने कई बार समझा। इको फ्रेंडली आपने सुना होगा, भैया ये इको फ्रेंडली टॉयलेट है, जैसे रेलवे वगैरह में आप देखते होंगे, उसके अंदर क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहती है, जो मल होता है उसे कुतर देते हैं, है ना। इस प्रकार एक था आपका एग मार्क। एग मार्क क्या होता है, ये खाद्य पदार्थों पे दी जाती है, जो खाद्य पदार्थ पे होती है एग मार्क आपने लिखा हुआ देखे होंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है, ये पुस्तक CGL भी पूछा, ये पुस्तक CHSL भी पूछा, और ये पुस्तक MTS क्या दिल्ली पुलिस जो SCM हुआ था मिनिस्ट्रियल वाला उसमें भी पूछा। तो ये चारों जगह ये पुस्तक आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बिहार के एग्जाम में भी आ जाएंगे। ये पुस्तक है जी अमिताभ घोष का, है ना। ये पुस्तक जो है ये किसके हैं, जो है अमिताभ घोष की पुस्तक है, स्मोक एंड एसेस, है ना, धुआं और राख हो जाएगा। अमिताभ घोष की जो अन्य प्रमुख पुस्तकों में आएंगे तो जंगल नामा आएंगे, द शैडो लैंड्स आएंगे और द हंग्री टैट्स आएंगे। ये तीनों किताब काफी इंपोर्टेंट है किसके, अमिताभ घोष साहब की, इनका जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा नामा वाला जो भी किताब है वो बिहार के एग्जाम में प्राचीन नामा वाला बहुत सारे किताब है, शाहनामा है, हुमायूं नामा है, बाबरनामा है ना। तो ये सब भी जरूर ध्यान रखें। शाहनामा के लेखक आपका था फिरदौसी, है ना, फिरदौसी, है ना। बाबरनामा के लेखक बाबर स्वयं है। हुमायूं नामा के लेखक आपका जो है गुलवदन बेगम है, गुलवदन बेगम, हुमायूं नामा। तो ये कुछ नामा वाला पुस्तक जरूर ध्यान रखें। द ब्लू अम्ब्रेला, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द रूम ऑन द रूफ, जो छत पर का रूम है, छोटका रूम जो होता है छत पर जहां पर हम लोग कुछ रखते हैं, तो ऐसे किताब का भी नाम है, तो ये रस्किन बॉन्ड साहब लिखे हैं। अंबेडकर ए लाइफ एन ईरा ऑफ डार्कनेस, पंडित एंड पंडितरी, ये शशि थरूर की पुस्तक है, ये आप जानते हैं भारत के नेता रहे हैं। और इसके अलावा 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये सब पिक्चर के भी नाम है। इसके अलावा रिवोल्यूशन 2020, ये सब चेतन भगत की पुस्तकों में से जो है प्रमुख है। तो इन सभी किताब को भी जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा बेलाडीला लौह अयस्क केंद्र, लोहा अयस्क का अधिकांश निर्यात किस देश को करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय में। देखिए अधिकांश क्वेश्चन सोच के ही बनाते हैं हम, है ना। तो ये जो है बेलाडीला, ये बेलाडीला लौह अयस्क केंद्र सबसे पहले कहाँ पे है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है। पहले MP में हुआ करता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप जानते हैं कि 2000 ईस्वी में 3 स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, है ना। तब से अब छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला। तो ये जापान और दक्षिण कोरिया को सप्लाई करता है, निर्यात करता है क्या, लौह अयस्क। कौन, बेलाडीला जो है खान वहां से, ठीक है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। यह भारत का सबसे बड़ा लोहा खदान है, कच्चा वाला अयस्क के फॉर्म में, ठीक है। उत्पादित वाले में नहीं करिएगा, और खनन भी जो है सबसे अधिक नहीं हो रहा है। देखिए खनन होना और भंडार होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। मैंने कई दफा आपको समझा चुका है ना। किताब आपके घर में 100 है लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है ना। तो वही हो गया खनन। खनन मतलब आप उस पर वर्क कर रहे हैं, भंडार मतलब है तो लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भंडार के दृष्टिकोण से बड़ा है। इसके अलावा हाल में ही वर्षों में सबसे अधिक लोहा जो है लौह अयस्क का उत्खनन कहां पे हुआ है, तो उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में हुआ है ना। इसके अलावा कद्रमुख, ये मुख कर लीजिएगा, मुख्य नहीं, चीफ वाला मुख नहीं, ये वाला मुख है, कद्रमुख, कद्रमुख। तो कद्रमुख जो है ये कर्नाटक में है, सिंहभूम झारखंड में लोहा के लिए प्रसिद्ध है। हेमाटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण होता है। साइंस
इस स्ट्रीम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अयस्क से लोहों का निष्कर्षण किया जाता है, तो आप बताओगे हेमाटाइट अयस्क से। लोहा के अन्य जो अयस्क हैं ये हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है। इसके अलावा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है ना, ये सब की जो बॉडी है ना, जो आपने अभी देखा कि भाई बॉलीडीला है, चाहे कोई भी खनन क्षेत्र है तो किसके अंदर रह के काम करता है, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जो है अंदर रह के काम करता है ना। इसके अलावा भारत में कुछ खनिज खदान जैसे खेतरी है, खेतरी राजस्थान में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मलाजखंड मध्य प्रदेश में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा झारखंड में है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी ये झारखंड में है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार कर्नाटक में है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं तो पीतल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ जगह है जहां अपनी अपनी जो प्रसिद्धि है, अपने अपने जो है मतलब उपलब्धता के कारण जो भी खनिज पदार्थ उपलब्ध है उनके रिलेशन में कौन कौन से जगह पे क्या पाया जाता है। इसके अलावा अगला है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार के कोशिकीय जीव है। कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, चलिए। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार के कोशिकीय जीव है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के। सबसे पहले सेल को दो भाग में बांटते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। फिर इसके अंदर पादप कोशिका में अधिकांश आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पहले पादप कोशिका, जंतु कोशिका, फिर कोशिका के अंदर फिर बांटते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होगा। तो उसी प्रकार से जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आ जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या चीज नहीं होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, केंद्रक वगैरह भी नहीं होता, यानी अभाव लगा रहता है। ये जो है गरीब होता है। मैं एक ही बात बता देने का कि ये गरीब होता है, मतलब बहुत सारी चीज की अभाव लगी रहती है। जब भी आपसे पूछेगा कि भाई किस प्रकार की कोशिका में ये चीज नहीं होती है, तो आप जो है प्रोकैरियोटिक लगा के आओगे। 99% केस में सही होगा, अगर आपको याद भी नहीं है तो भी। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। सिर्फ जंतु कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये VVI पॉइंट है। और इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कोशिका भित्ति अब जो है प्रोकैरियोटिक में किसके बने होंगे, यूकैरियोटिक में किसके बने होंगे, कोशिका भित्ति का क्या काम होता है, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं इस सेल वॉल को लेके, कोशिका भित्ति को लेके। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है, प्राकृतिक बहुलक है ना। और ये किस प्रकार की बहुलक है, तो पॉलीसेकेराइड प्रकार के बहुलक है। मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि सेलुलोज क्या है। इसके अलावा पेरियोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं, जो अभाव वाला जो गरीब सेल होते हैं, इसके जो बने होते हैं कोशिका भित्ति, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधे में क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करती है और मजबूती भी, दोनों बात। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या आ जाएगा, कवक, शैवाल, है ना, ये सब। और फिर जंतु कोशिका, ये जो अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिका में ही आते हैं, जंतु कोशिका। क्योंकि आप जानते हैं कि जंतु कोशिका अधिकांशतः बहुकोषीय प्राणी होते हैं, है ना। एक कोषीय और बहुकोषीय नाम से स्पष्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है। एक कोषीय मतलब एक कोशिका से बना हुआ, बहुकोषीय मतलब मल्टी कोशिका, मल्टी सेल से बना हुआ, है ना। इसके अलावा कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने करा था 1665 में, और एक और आदमी है 1674 में करा था, ल्यूवेनहॉक, लेकिन वो लाइव सेल का करा था। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री, गोल्जी बॉडी को जो है पुलिसमैन या फिर कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कोशिका कहेगा ना लंबाई के हिसाब से, तो तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो डिंब, और सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो स्पर्म। देखिए चीज एक के है, लंबा, छोटा और बड़ा की जो है यहाँ फर्क है, ठीक है। तो जब भी आज तक सबसे लंबी कोशिका ही पूछी गई है तो तंत्रिका हो गई। आने वाले दिन में अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो डिंब बताइएगा, ओवम। ये ओवम सिर्फ मादा में होती है और ये स्पर्म जो है सिर्फ पुरुष में होती है, ठीक है। तो स्पर्म सबसे छोटा और ओवम जो है सबसे बड़ा कोशिका है। इसके अलावा 4 वेदों में से वेदत्रयी में किस एक वेद को शामिल नहीं किया जाता। आप जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। तो वेदत्रयी, त्रय मतलब होता है 3, तो 3 को ग्रुप लेके वेदत्रयी कहा गया है। तो इसमें कौन एक वेद नहीं है, तो जो एक वेद नहीं है ये आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है, ये वेदत्रयी में नहीं आते हैं, ठीक है। और इसका कालक्रम भी जो है ऑथेंटिक रूप से जो है निर्धारण किया जा सकता है इनमें जो लिखा हुआ उन तथ्यों के आधार पे, है ना। इसके अलावा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है। ये जैसे त्रिमूर्ति कोई चीज को आप कहते हो ना, 3 पर्सन को त्रिमूर्ति कह डालते हो, उसी प्रकार से ये 3 वेद है, वेदत्रयी है।
तो इसमें 3 पुराने वेद आएंगे, नए वाले नहीं आते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। कहीं कहीं 10,500 मंत्र भी लिखा रहता है, तो अगर ऑप्शन में नहीं है 10,500 है, 10,600 है, 10,450 है, तो किसको आंसर मारोगे? तो कॉमन सेंस उन सब है 10,450 को आंसर मारना है, क्योंकि 500 और 462 में 450 और 462 में ज़्यादा डिफरेंस जो है कहाँ लग रहा है, तो उस हिसाब से 10,500 मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम डिफरेंस है। तो उस समय कॉमन सेंस की बात हो जाती है, लेकिन जो ऑथेंटिक किताब लिखता है 10,462 मंत्र लिखता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र 10 राजाओं का युद्ध, गायत्री मंत्र भी, 10 राजाओं का युद्ध भी, इन सब का वर्णन मिलता है। गंगा नदी का एक बार चर्चा है, सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार चर्चा है। इसके अलावा सबसे प्राचीन वेद है और इसे पढ़ने वाले को होत्र या होता कहा जाता है, पहले बता रखा हूं। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी जो कर्मकांड होते हैं उनकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। यजुर्वेद जो है एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों मतलब स्टाइल में लिखा गया है। पद्य मतलब होता है कविता स्टाइल, गद्य मतलब होता है कहानी स्टाइल। इसके अलावा सामवेद, ये क्या है? भारतीय संगीत के जो स्रोत है उनके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराता है। और सामवेद का जो अधिकांश श्लोक वगैरह हैं ये कहां से लिया गया है? तो कहिएगा ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण इत्यादि का वर्णन मिलता है, ये सबसे बाद वाला वेदों में से है। इनके अलावा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है? तो ये लाइकेन को माना जाता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आया है, इससे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है जो पर्यावरण के लिए क्षति पहुंचाती है? तो अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही होती है। अम्ल वर्षा जब 5 से कम पीएच वैल्यू हो जाती है आपके वर्षा की जल की, 5.5 से माफ कीजिएगा, तो कहिएगा अम्ल वर्षा हो रहा है। ठीक है। और अम्लीय कब होगा? जब 7 से कम रहेगा। और क्षारीय कब होगा? जब 7 से अधिक होगा। और 7 पीएच रहेगा तो न्यूट्रल होता है। लाइकेन कवक और शैवाल में सहजीविता संबंध से बनते हैं, यानी सहजीवी है इनके, है ना। इसके अलावा लाइकेन जो है इससे लिटमस पत्र भी प्राप्ति होती है। और लिटमस पत्र आप कैसे यूज करते हो? अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए भी करते हो। इसके अलावा गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण, है ना, ये सब जो है किस प्रकार की किरणें की उदाहरण है? तो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग की उदाहरण है। ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग में आ जाते हैं। आपके गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त तरंग, ये सब जो है आ जाएंगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपसे कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तथा प्रकाश के, है ना, गमन हेतु, है ना, गमन, गमन मतलब विचरण, है ना, मतलब पास होने के लिए प्रकाश के गमन हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश कहीं भी, चाहे निर्वात हो चाहे वायुमंडल हो, हर जगह जो है प्रवाहित करती है। इससे स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त में जो भी आप नाम देख रहे हैं, गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण, ये भी निर्वात में भी फ्लो होगा, क्योंकि इसके भी जो है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार की गुण दिखाते हैं कि इसे गमन के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से इन्हें भी कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में व्यक्तिकरण, विवर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, ध्रुवीकरण जैसे सभी घटना घटित होती है प्रकाशीय तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग में। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पे कि ध्वनि तरंग जो होते हैं ना, उसमें ध्रुवीकरण का घटना नहीं घटता है। ये क्वेश्चन 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आया है कि ध्वनि तरंग में कौन सी घटना नहीं घटती है? तो ध्रुवीकरण। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो व्यक्तिकरण का सिद्धांत है या फिर व्यक्तिकरण की जो खोज है कौन किए थे? तो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, थॉमस यंग, थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यक्तिकरण का सिद्धांत की जो है खोज करा था। इसके अलावा प्रकाश कैसी तरंग है भैया? अनुप्रस्थ तरंग। जबकि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग के गमन के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप चंद्रमा पे आवाज नहीं सुनते हो, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है। लेकिन पता नहीं, जब पहली बार जब नासा के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चांद पे गए अपोलो 2 से, तो वहां पे अमेरिका का झंडा जो लगाया और उसका इमेज जो हम लोग देखते हैं तो फहरा कैसे रहा है जब वायुमंडले नहीं है, है ना। तो चलिए ये रहस्य है। इसके अलावा
बिहार के प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय में लगा था? देखिए बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है ये नित्यानंद कानूनगो इस प्रकार से नाम थे इनका, इनके काल में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है आरोपित किए गए थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को से 26 फरवरी 1969 तक, है ना, ये आपका लगा रहा था लगभग जो है 7-8 महीने के लिए पहली बार। राष्ट्रपति शासन जब किसी राष्ट्र में जो है संविधान के अनुसार नहीं चलता है वहां की शासन, तब राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगाया गया था। इसके अलावा थोड़ा फास्ट चलेंगे, इसके अलावा मुंबई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किसके द्वारा करा गया था? मुंबई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा बंबई में किया गया था 1852 ईस्वी के अंदर। अब मुंबई है, पहले बंबई था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में करा था। ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही स्थापित किए गए थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये आपका लंदन में करा गया था। और बंबई एसोसिएशन की स्थापना बंबई में करा गया था। दोनों किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, जो ब्रिटिश संसद में सिलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं इस ब्रिटिश संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स भी लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये भी ब्रिटिश संसद के जो लोअर सदन है उन्हें ही कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी से नाम पड़ा है हमारे लोकसभा का लोअर सदन। ठीक है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। बाद में आजकल राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करा गया था पहली बार, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की गठन किया गया 1905 ईस्वी में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देश के बाहर सर्वप्रथम झंडा फहराने का काम मैडम भिखाजी कामा के द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ट शहर के पास करी गई। इसके अलावा भारत में जो है आर्थिक विकास हेतु मुंबई प्लान कब आया? देखिए एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वैसे ही है, हर चीज को इग्नोर नहीं, मतलब किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, हर चीज को ध्यान से सुनना है ना। तो मुंबई प्लान 1944 में आया था। वहां के जो उद्योगपति थे टाटा बिरला, इन सब के द्वारा जो है मिली जुली प्लान दिया गया था जिससे देश में आर्थिक विकास हो। ये कब आया था? 1944 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 का संबंध किससे है? देखिए 149 का संबंध जो है कि लोक लेखा जो समिति के जो प्रतिवेदनाओं के जांच करने वाले अधिकारी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग सीएजी, है ना, तो इनके जो कर्तव्य और शक्ति है इनका जिक्र आपको मिलेगा आर्टिकल 149 में। ठीक है, 148 के थ्रू जो है इनकी नियुक्ति, शपथ इत्यादि, शर्त, सेवा, तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति। तत्पश्चात राष्ट्रपति जो है सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है पेश करते हैं, लेकिन पहले जो है राष्ट्रपति को देंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने होते हैं? तो 6 वर्ष, या फिर कल ही ज्वाइन किया है और आज ही 65 वर्ष अगर पूरा हो रहा है तो रिटायर हो जाएंगे, यानी 6 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट 65 वर्ष। इसके अलावा भारत में लोक लेखा समिति की जांच, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा करी जाती है। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, मतलब जो कैग है ना उसको कौन हटा सकते हैं? तो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं, और हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो कई दफा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उन्हें हटाने के लिए किसके समक्ष प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, किसके समकक्ष, है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है वैसे इन्हें भी हटाया जाता है। इसके अलावा वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने वाला रिकॉर्ड खिलाड़ी किस खिलाड़ी अपने नाम किए हैं? तो ये रोहित शर्मा टेस्ट, T20 और आपका जो वनडे फॉर्मेट होता है तीनों मिला के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जो इससे पहले रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। क्रिस गेल जो है 553 छक्का लगा के, है ना, सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन अब ये क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट गया है। रोहित शर्मा को हिटमैन कहते हैं, जबकि क्रिस गेल का नाम आया है तो क्रिस गेल को यूनिवर्स
यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। क्रिस गेल आईपीएल में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी हैं। आईपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी अपना विराट कोहली है। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली है। ये सब थोड़ी बहुत जरूर ध्यान आपको रखना है ना। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाला यजुवेंद्र चहल बन गया है ना। ये सब भी बात अब पहले डेविन ब्रावो हुआ करता था, लेकिन अब चहल है। तो ये आईपीएल के कुछ रिकॉर्ड है ना। और जो आपका रोहित शर्मा को हिटमैन यूनिवर्स बॉस क्रिकेट किसको क्रिस गेल को। आईपीएल में सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी भी क्रिस गेल के नाम ही है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, क्रिस गेल। इसके अलावा भारत के लिए 400 टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। सबसे अधिक 3 बार दोहरा शतक लगाने का खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा है। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक लंबी व्यक्तिगत पारी 264 रन रोहित शर्मा की ही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हाल में ही सचिन के 49 शतकों की बराबरी कौन की है वनडे क्रिकेट में, तो विराट कोहली ने किया है इसी वर्ल्ड कप में। इसके अलावा भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में पहला शतक कपिल देव ने लगाया था। भारत के लिए पहला टेस्ट क्रिकेट शतक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाला अमरनाथ ने लगाया था। पहला टी20 क्रिकेट शतक सुरेश रैना ने लगाया था। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी किस देश के रहने वाली है। देखिए नरगिस मोहम्मदी जो है ये ईरान के रहने वाली है। इन्हें वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 1901 में 5 क्षेत्र में तथा 1969 में जब इकोनॉमिक्स में दिया गया तो 6 क्षेत्र हो गया तब से लेकर के, ठीक है। यह डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को घोषित किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर वो प्रथम भारतीय प्रथम एशियन थे जिन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार जीते थे साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। कब? 1913 में गीतांजलि के राइट के लिए। कहां पे लिखा है? यहाँ गीतांजलि के राइट के लिए। इसके अलावा भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता तो सीवी रमन साहब 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे फिजिक्स के क्षेत्र में। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से हम किसे जानते हैं? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं किसको? रेमन मैग्सेसे को, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। फिलीपींस के सरकार के नाम पे दिया जाता है। 2023 में यह 4 आदमी को दिया गया। बांग्लादेश का है एक लिस्टे तिमोर का है, एक भारत का है, एक फिलीपींस का है। तो आप लोग कल ही मैंने पढ़ाया है, मैं देखता हूं कि कौन कौन बच्चे मेरे क्लास देखते भी हैं। तो आप लोग बताइएगा कि जो भारतीय हैं ये कौन है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाल के खाली छोड़ के रखा है, आज यही प्रश्न पूछूंगा, पहले से ही सोच के रखा था, ठीक है भाई। तो बताएंगे कि जो भारतीय जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला है वो कौन है। कल ही जो वीडियो है आपका दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी वाला उसमें बताया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरी जो क्लास है आप जो है नाम पे मत जाइए कि ऊपर में क्या लिखा है। ये बिहार एसएससी की क्लास है और बिहार एसआई की क्लास है। तो इसमें क्या है, कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन है जो बिहार रीजन में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो राज्य सरकार में आते हैं। बाद बाकी वैसे ही क्वेश्चन जीके जीएस की होती है कि हर जगह आती है। तो आपको घाटा नहीं करेगा मेरे भाई, आप देखिए तो सही है ना। ये आपका नोबेल पुरस्कार है 2023 का, इसे आप देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023 का है। ये आपका पियरे अगस्टी, फेरेनक्रॉन्ज, एनली हुइलियर, ये आपके फिजिक्स में है ना। ये रसायन में 3 आदमी और आपका जो है आपका ये चिकित्सा में 2 आदमी को मिला है। तो इस बार जो आपसे एग्जाम में आने के लिए तैयार है, एक तो शांति साहित्य और आपका जो है ये अर्थशास्त्र, क्योंकि इसमें सिंगल पर्सन को दिया गया है। साहित्य में जॉन फासे, नरगिस मोहम्मदी ईरानी है, कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, खास करके जो प्रिजनर है उनके लिए कार्य करते हैं कि उनको क्या क्या तकलीफ होती है प्रिजन के अंदर। इसके अलावा क्लॉडिया गोल्डन है ना। तो इसको मैंने याद रखने के लिए नहीं बताया था, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स में पूछेगा तो गोल्डन मतलब गोल्ड मतलब महंगा, तो इकोनॉमिक्स मतलब पैसा की विज्ञान, तो है ना। तो यहां से ये नाम आपने अडॉप्ट कर सकते हैं, बिना याद किए जो है आप याद रख सकते हैं इकोनॉमिक्स वाला क्लॉडिया गोल्डी को। इसके अलावा बाहरी कान का कठोर लचीला भाग बना होता है तो उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। उपास्थि कंकाली संयोजी उत्तक होते हैं। रक्त भी एक तरल संयोजी उत्तक है। देखिए उपास्थि जो है ये कंकाली संयोजी उत्तक है और रक्त जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है ना तरल संयोजिक उत्तक है। तो रक्त की भी परिभाषा पूछते हैं कई बार, जिसमें लचीला ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होते हैं। किसकी बात हो रही है? उपास्थि की बात हो रही है। उपस्थिति लिखा गया है, माफ कीजिएगा, उपास्थि है ये। अस्थि उपास्थि आपने सुना होगा ना, अस्थि उपास्थि मांसपेशियां, है ना। तो इसके नाक में एक उपास्थि होती है जिसका नाम है हाइलीन नामक उपास्थि पाई जाती है नाक में। इसके अलावा अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। और अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ को टेंडन कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, हल्के लेवल की क्वेश्चन है लेकिन आ जाते हैं। हड्डी का अधिकांश भाग कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, इसीलिए जब भी किसी की हड्डी कमजोर होती है या फिर हड्डी में जब प्लास्टर होता है किसी को
तो डॉक्टर कैल्शियम की गोली भी देते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। अगर आप इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक में मिला के कहेंगे, इसकी जो अगली प्रोडक्ट से हड्डी बनी होती है तो कैल्शियम फास्फेट, उसमें भी स्टैंडर्ड ट्राई कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस मेन है। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे कठोर क्या होता है? एनिमल। ये कहाँ के भाई? दंत लल्क कहाँ पे होता है? मुख, जबड़ा में। इसके अलावा मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। नवजात में यह आंकड़ा अधिक हो सकता है, 300 तक भी हो सकता है, 208 भी माने जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांग की हड्डी होती है, जांग में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, कान के अंदर होती है। कान में कुल 6 हड्डी होती है, ध्यान रखेंगे। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। देखिए ऑस्टियो शब्द ही अपने आप में जो है हड्डियों से संबंधित है। जहां भी ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोमलेशिया, देखिए ये भी बीमारी होती है, एक हड्डी की बीमारी बता रहा है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो मतलब हड्डी से संबंधित, मलेशिया मतलब इसमें रोग है भाई। अब ऐसा नहीं कि मलेशिया जाके ठीक होगा, नहीं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से हड्डी की रोग होती है, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स वगैरह, जिसमें हड्डी टेढ़ी मेढ़ी मुड़ जाती है और सही ग्रोथ नहीं हो पाती। अगला है मानव शरीर में विभिन्न जोड़ों पर अधिक परिश्रम करने से जो लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जैसे आपने जो घुटना होता है, यहाँ पे एक ऐसी संधि जोड़ होती है ना, चक्र के जैसा, तो यहाँ पे जो है आपका जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड, जिसमें उठने बैठने में पहले तकलीफ होगा और बाद में यही आपका गठिया का कारण बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही गॉट या गठिया नामक रोग होता है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। कोरोमंडल का विस्तार किस नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है? देखिए अपने इंडिया में कोंकण तट है, कोरोमंडल तट है, काठियावाड़ी तट है, मालाबार तट है, कलिंग तट है, उत्कल तट है। इस सब का नाम जरूर ध्यान होना चाहिए और ये कहां से कहां तक है ये भी आपको पता होना चाहिए। पूर्वी तट और पश्चिमी तट तो है ये तो ओवरऑल है ना, लेकिन तट का नाम भी दिया गया। पश्चिमी तट में ही आपका कोंकण तट भी आ जाएगा, काठियावाड़ी तट भी आ जाएगा, मालाबार तट इधर केरला में आ जाएगा, है ना, कोरोमंडल तट पूर्वी साइड में आ जाएगा, है ना। तो ये तो ओवरऑल है पश्चिमी पूर्वी, लेकिन इसके अंदर भी आपको झांक के थोड़ा सा देखना है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार जो है ये कृष्णा नदी डेल्टा तक होगा। कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी आंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारत की दक्षिणी पूर्व तट रेखा को कोरोमंडल कहते हैं, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, उड़ीसा के तट को उत्कल या कलिंग तट नाम दिया गया है, ठीक है, और ये पूर्वी घाटी में आ जाएगा। इसके अलावा कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद। पहला कौन है? गोदावरी, दूसरा कौन हो गया? कृष्णा, और तीसरा कौन हो गया? महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी महानदी है ना, जो छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ से निकलती है ना, सिहावा करके जगह वहां से। इसके अलावा कच्छ से दमन तक के तट को काठियावाड़ी तट कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। दमन से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, गोवा में कोंकणी भाषा ही बोली जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मंगलौर से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो ये सब कुछ तट हैं और इसके फैलाव कहां से कहां तक है आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये जो आपने काठियावाड़ी और कोंकण तट देखा ना, ये यहां पर आएगा, ठीक है, ये यहां पर है काठियावाड़ी कोंकण तट, है ना। इसके अलावा जो आपने देखा जो मालाबार तट है ये केरला यहीं पे आएगा, है ना। इसके अलावा जो आपका कोरोमंडल है ये इस साइड आएगा, कलिंग तट मतलब उड़ीसा के पास इधर आएगा, छोटे सरकार भी कहते हैं इसे। इसके अलावा अगला हमारा बुद्धू जनजाति के लोग किस मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करते हैं? बद्दू जनजाति, छोटे सरकार बड़े सरकार भी पूर्वी साइड में ही आते हैं। इसके अलावा बद्दू जनजाति के लोग किस मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करते हैं? तो ये अरब मरुस्थलीय प्रदेश में आपका जो है बद्दू जनजाति के लोग निवास करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? कांगो बेसिन में निवास करते हैं पिग्मी जनजाति के लोग। जूलू ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में पाए जाएंगे, मेघालय में मैंने बता रखा है ये भैया पहाड़ी भी है और जाति भी है। इसके अलावा टोडा ये नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टोडा आपको नीलगिरी पहाड़ी में मिलेगा। इसके अलावा भूटिया जनजाति सिक्किम में और भोटिया जनजाति उत्तराखंड में, संथाल झारखंड बिहार इत्यादि में पाए जाएंगे। तो ये कुछ जनजाति है ना, भारत और इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा भारत में सिल्क मार्ग का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में सिल्क मार्ग के खोज का श्रेय जो है ये कनिष्क को दिया जाता है। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो आप कहेंगे ये कुषाण वंश के शासक थे, है ना। कनिष्क किस वंश का महान शासक था? यानी कुषाण वंश का महान शासक था ये कुषाण, है ना। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कफडीसेस है, तो इसे भी पूछता है। सती प्रथा का विरोध करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और अंग्रेज जो है जिन्होंने इसमें पूरी तरह रोक लगाया ये कौन है? बेंटिक। और इसके लिए जो है कौन कार्यरत रहे? तो राजा राम मोहन राय। गंगा नदी के तट तक पहुंचने वाला प्रथम चोल शासक कौन है? राजेंद्र चोल प्रथम। इसे गंगोई कोंड भी कहा जाता है। इसके
इसी के लिए आप याद रखिए, गंगा के तट पे पहुंचा तो गंगोई नाम होंगे, गंगोई कुंड। इसके अलावा कनिष्क के समय प्रसिद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? कंडलबन कश्मीर में, है ना। तो ये कनिष्क से ये भी है। एक दीन इलाही धर्म के फाउंडर कौन है? अकबर। इसके अलावा कोरपैट 2023 संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और किन देशों के मध्य होता है? तो जो कोरपैट होता है ये थाईलैंड के मध्य होता है और भारत भी रहता है। वर्ष 2023 में इसका आयोजन अंडमान सागर में किया गया है। अंडमान सागर कहें तो हिंद महासागर का ही पार्ट है, अरब सागर भी हिंद महासागर का पार्ट है और बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही पार्ट है। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास एफिंडेक्स 2023 भारत और अफ्रीका के बीच में पुणे में आयोजित करवाए गए। एफिंडेक्स, ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सितंबर 2023 में पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑपरेशन सजग किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया या फिर स्टार्ट किया गया या फिर मतलब किया गया, तो आप बताएंगे भारत तटरक्षक बल, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बैरियर इंग्लैंड और भारत के बीच पहले बता चुके हैं। मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास क्वाड देशों के बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, ये 4 देश है क्वाड में। तो इनकी जो आपसी सैन्य शक्ति प्रदर्शन है उसका नाम मालाबार दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। तो ये सब कुछ दिवस है जिसे आप ध्यान रखना है। नीचे वाली स्लाइड को विशेष ध्यान दें। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, रेडियो दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध 31 मई, विश्व मजदूर दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे 25 दिसंबर। और बिहार में सुशासन बाबू का तो आजकल सुने ही होंगे, है ना, अब क्या ही बोले। इसके अलावा किसान दिवस 23 दिसंबर और एड्स दिवस 1 दिसंबर। तो ये कुछ दिवस हैं, जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा पदार्थ के परिमाण की एकक क्या होती है? जो पदार्थ होते हैं उसके परिमाण की एकक या इकाई क्या होती है? तो मोल होता है, आप सभी जानते हैं। मोल है ना, मोल एक तिल वाला मोल होता है और एक पदार्थ के परिमाण की इकाई भी होती है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश का कूलम होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, सीडी। प्रतिरोध का ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। देखिए जो भी आपका ये मात्रक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है बिहार में, एक मात्रक से, एक करेंसी से, एक राजधानी से, ये तीनों तो फिक्स ही रहते हैं क्वेश्चन, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और इसी पास्कल के सिद्धांत पे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ट्रॉली इत्यादि जो है काम करता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछे तो बल का सीजीएस पद्धति में जो है डाइन होता है, जरूर ध्यान रखें, है ना, एसआई में न्यूटन होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका मेन जो 7 मात्रक है एसआई यूनिट में, मेन कितना है? 7 गो है। और ये 7 कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ, ये 7 हैं। इन 7 की मात्रक जरूर ध्यान रखें कम से कम। इसके अलावा बहुत सारे चीज की बीमा ध्यान रखना होता है, जैसे रेखीय संवेग, आवेग, इस सब का जो है बीमा ध्यान रखना होता है, पृष्ठीय तनाव, है ना। तो यहाँ पे मैं मात्रक को लेकर के आया हूँ, अगले शिफ्ट में, अगले वीडियो में जो है बीमा लेकर के आऊंगा। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, सेकेंड समय, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो यहीं से मोल को लिया गया था, है ना। इसके अलावा भारत सरकार ने इजराइल और हमास में जो अभी मतलब जो चल रहा है, इजराइल हमास, है ना, तो ये जो गाजा पट्टी नाम सुने होंगे, तो ये जो चल रहा है इस जंग के बीच जो भारतीय वहां पे फंसा है उनको जो वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। करंट सेक्शन से क्वेश्चन है हाल फिलहाल 1 आध महीना पहले की। तो ये ऑपरेशन का नाम किया दिया गया है, तो ऑपरेशन अजय। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय। भारत और हमास इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको लाने की जो मुहिम है उसे ऑपरेशन अजय नाम दिया गया। ऑपरेशन गंगा, ये आपका यूक्रेन में जब रूस के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय थे उनको भारत लाने के लिए अभियान। ऑपरेशन दोस्त, सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से रक्षा करने वाली भारत की मदद वाली अभियान। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में आए मोचा नामक तूफान से रक्षा करने वाली अभियान का नाम। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जब तालिबान की जो है कब्जा हुआ था तो उस समय जो अफगानिस्तान में फंसे हुए लोग थे तो उनको जो भारत लाया गया उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख घास के मैदान तथा उनसे संबंधित देश के साथ जो है मिलान किया
कीजिए। अब यहाँ पे घास का मैदान है और इसके सामने देश है। पंपास, पंपास आपको कहाँ पे मिलेगा? कैंपोज, कैंपोज आपको कहाँ पे मिलेगा? ब्राजील में। पंपास कहाँ पे मिलेगा? अर्जेंटीना में। लानोज कहाँ पे मिलेगा? वेनेजुएला में। बेल्ट कहाँ पे मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आपका मैच किया हुआ है, मैच यहाँ पे आंसर भी दिया है, ए का 3 हो जाएगा, ए का जो है 3 और कैंपोज 1 हो जाएगा, बी का 1 है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका घास के क्षेत्र से भी क्वेश्चन आते हैं। विश्व में प्रमुख घास के मैदान में सवाना, सवाना ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, सवाना है ना। और ये शुष्क घास के मैदान है, शुष्क घास के मैदान है। यहाँ भी आप दक्षिण अफ्रीका देख रहे हैं, मतलब अफ्रीका ही है ना। तो ये जो बेल्ट देख रहे हैं ये शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ये सब भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक होता है आपका प्रेरी, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये सब बात जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मक्का में व्हाइट बड नामक रोग किस तत्व की कमी से होती है? जो फसलों में रोग होती है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जिंक के कमी से मक्का में व्हाइट बड रोग हो जाता है। धान के कमी, धान का जो रोग होता है खैरा, खैरा, तो ये भी जिंक के कमी से होता है। तो दोनों जिंक वाला को एक के साथ रखिएगा, मक्का का व्हाइट बड और धान का जो है खैरा रोग है ना। आलू का ब्लैक लिफ्ट रोग जो होता है ये ऑक्सीजन की कमी से होती है। जहां पे भंडारण होता है वहां पे अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो इस तो भी होता है और फसल में भी होती है। इसके अलावा नींबू के लिटिल लीफ रोग जो है ये तांबा के कमी के कारण होती है। लिटिल लीफ, पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं। विल्सन रोग होता है आदमी में, जब मनुष्य किसी न किसी कारण बस तांबा की जो है उनके शरीर में मात्रा अधिक हो जाती है तो विल्सन नामक रोग होता है। इसके अलावा मिनी माता रोग काफी बार पूछा जाता है, तो पारा से होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और नाइट्रेट की अधिकता कब होती है? जब जल के माध्यम से ज्यादा होती है। वैसे खाद्य पदार्थ के माध्यम से भी ज्यादा होती है। मान लीजिए यूरिया वगैरह की ज्यादा इस्तेमाल हो रही है तो कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ में नाइट्रेट की मात्रा आ रही है, और अधिक नाइट्रेट की मात्रा लेने से खास करके बच्चों में ये आपका जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो जल के माध्यम से ज्यादा जाता है शरीर में, तो आपका हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से आंख की बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी वगैरह होते हैं। विटामिन डी के रिकेट, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का नहीं जमते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी राइबोफ्लोविन है ना, विटामिन बी2, इसके अलावा विटामिन बी12 को साइनोकोबालमीन कहते हैं। इस प्रकार से कुछ विटामिन से जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्किट कप का संबंध किस खेल से है? सर्किट, आपने अरशद वारसी का नाम सर्किट सुना होगा। सर्किट कप का संबंध जो है ये गोल्फ से है। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से है। थॉमस कप, उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन से है ना। थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन से। और पिछले साल थॉमस कप हम ही जीते थे इंडोनेशिया को हरा के, मतलब भारत ही जीता था। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, मुश्ताक अली, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, एशियन श्रृंखला, ये सभी के सभी आपके क्रिकेट से संबंधित है। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। टेनिस के 4 महाकुंभ जो टेनिस से संबंधित है, बड़े बड़े प्रतियोगिता, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब करा गया? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में। यहाँ पे थोड़ा सा संभल के, परमाणु ऊर्जा विभाग है एक परमाणु ऊर्जा आयोग है, तो दोनों को एक में नहीं मिला देना है दाल भात, ठीक है। देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग अलग है, तो इसकी स्थापना 1954 में, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। तो दोनों बात अलग अलग ध्यान रखना है। इसरो की स्थापना 1969, डीआरडीओ की स्थापना 1958, इरडाई बीमा वाला है 1999, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 और इसी का बदला हुआ नाम एसबीआई है 1955 में। तो ये कुछ एक इंपोर्टेंट जो है आपकी स्थापना वर्ष, आरबीआई का 1935 आप सभी जानते हैं। फूल वाले पौधे में मादा जननांग को क्या कहते हैं? देखिए फूल वाले पौधे में मादा जननांग, पुरुष जननांग, तो मादा जननांग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। अब पुरुष जननांग को क्या कहते हैं? पुंग केसर। तो स्त्री केसर और पुंग केसर, मादा वाले जो है फूल वाले जो अंग है उसे स्त्री केसर, और जो नर वाला है उसे हम पुंग केसर कहते हैं। इसे हम पादप में नर जननांग को उमंग, पुमंग भी कहते हैं। यहाँ पे गलती लिखा गया है, उमंग नहीं होगा पुमंग होगा, मैं सही करके दूंगा। जो नर जननांग होते हैं उसे पुमंग भी कहते हैं, और जो मादा जननांग होते हैं इसे जायांग भी कहते हैं। तो स्त्री केसर और जायांग, मादा में मादा वाला, पुंकेसर और पुमंग कौन सा? नर वाला, ठीक है। पेड़ पौधे सांस किसके माध्यम से लेते हैं? तो रंध्र या एस्टोमेटा के माध्यम से लेते हैं, रंध्र या फिर इसे ही एस्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, एस्टोमेटा।
इसके अलावा पेड़ पौधा, है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा कि पेड़ पौधा सांस लेते हैं, ऑप्शन में रंध्र पंद्र कुछ नहीं था, सिर्फ था हरा भाग, लाल भाग, भूरा भाग, है ना, तो भाई हरा भाग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधा अपना भोजन, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्राप्त करती है। पादपों में पाए जाने वाली हरत लवक मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और यहीं पर हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता आवश्यक होती है। इसके अलावा पेड़ पौधों में जाइलम से क्या होती है? तो जल का जो है आपका परिवहन होता है पेड़ पौधों के अंदर, और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ की सप्लाई होती है। अगला है फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार की रक्त पाई जाती है? तो अशुद्ध रक्त पाई जाती है फुफ्फुसीय धमनी। देखिए जो भी धमनी और सीरा, सबसे पहले धमनी और सीरा, तो धमनी में आपको हमेशा जो है प्योर जो है आपका शुद्ध रक्त जो है पाई जाती है, और सीरा में जो है आपका अशुद्ध रक्त पाई जाती है। लेकिन अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी में आपको जो है अशुद्ध रक्त पाया जाएगा, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त पाया जाएगा, अशुद्ध पाया जाता है, ठीक है। अब फुफ्फुसीय सीरा कहेगा तो सीरा में आपका अशुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुसीय सीरा कहेगा तो शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो ये दोनों अपवाद है, ध्यान रखिएगा। शरीर में धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जबकि सीरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन फुफ्फुसीय वाला में दोनों उल्टा हो जाता है। शरीर में लाल रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है शरीर के विभिन्न भागों में, है ना। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर थे। रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी ओ, जिसमें आपको ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, ग्राही मतलब किसी का भी ले सकते हो, और ओ को जो है सर्वदाता कहा जाता है, उसमें भी ओ निगेटिव वाले को, ठीक है, ओ निगेटिव वाले को सर्वदाता कहा जाता है, किसी को भी दे सकता है। इसके अलावा रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे हैं, है ना। इसके अलावा तंजानिया की राजधानी कहाँ है आपसे पूछ रहा है, तो तंजानिया की राजधानी जो है ये डेडोमा है। कहाँ पे है? डेडोमा है आपकी तंजानिया की राजधानी, तो इसे जरूर ध्यान रखें, डेडोमा को। इसके अलावा वेनेजुएला की राजधानी कैराकस। तिमोर लिस्टे की राजधानी दिल्ली है। देखिए तिमोर लिस्टे इसलिए जो है आपका फेमस है क्योंकि आप जानते हैं कि आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये बार बार मैं फुल फॉर्म इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको याद हो, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। तो आसियान का जो 11वां सदस्य बना था ये तिमोर लिस्टे बना था, और तिमोर लिस्टे की राजधानी है दिल्ली। और जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिससे मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारत की तरफ से किसे मिले, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार में एक विजेता तिमोर लिस्टे के भी है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, और खाली सूडान की राजधानी खार्तूम है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है ना। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजील की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, है ना, क्योंकि रियो डी जेनेरो तो नहीं समझ रहे हैं, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करें कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है। इसके अलावा एक आप साउथ अफ्रीका है, उसके भी राजधानी में आप लोगों को कंफ्यूजन रहता होगा साउथ अफ्रीका में, क्योंकि आप मैच ही से जानते हैं वहाँ के जगह का ज़्यादा नाम, तो केपटाउन में बहुत ज़्यादा मैच होता है, लेकिन केपटाउन राजधानी नहीं है साउथ अफ्रीका का, ठीक है भैया। तो ये कुछ एक जो आज है प्रश्न आज के वीडियो का, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। पीडीएफ संबंधी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और अगर आप बिहार एसएससी की पीडीएफ लेते हैं, जो क्लास आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको 40 मिलेगा, पर डे 1 मिलेगा, है ना, पर डे करके 1 मिलेगा। छठा है, कल 7वां होगा, और टॉपिक बैच का 10 पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा मात्र 35 रुपये के अंदर। तो 10 और 40 50 पीडीएफ मात्र 35 रुपया में, हमको नहीं लग रहा है कि कहीं और उपलब्ध है, तो आप ले लीजिएगा। ये मतलब आपका रिफाइंड कंटेंट है भाई, 35 रुपये खर्च तो कर ही सकते हैं अगर आप भाई एग्जाम में कुछ करना है तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।